तो आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम क्या होता है। तो क्लियर करने के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कितना वेटेज होता है, जितने लोगों ने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है उनका जो है कौन से पेपर पे कितना ज़्यादा कमांड जो है वो रहा है। ओके। तो अब तक जो लोग हमको नहीं जानते हो, हमारा नाम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गुलशन है। और हम जो है फर्स्ट पेपर का मेंटरशिप और फर्स्ट पेपर को जो है पढ़ाते हैं। हमने बीएचयू से जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और 2022 2023 2023 में जो जून का नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने अपने सेकेंड सेमेस्टर में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और बहुत ही अच्छे परसेंटाइल से क्वालिफाई किया था। मेरा फर्स्ट पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर आया था। तो इसीलिए जो है मैं फर्स्ट पेपर को लगभग पिछले 1.5 सालों से फर्स्ट पेपर को पढ़ाता हूँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा फीडबैक जो है वो दिया है। बहुत सारे लोगों को मैं गाइड भी कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग जो है हमसे लाभान्वित हो चुके हैं। आने वाले समय में बहुत सारे लोग होंगे भी। ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम में या तो पहली बार बैठे होंगे या दिसंबर में हो सकता है पहली बार बैठने वाले होंगे। तो उनके लिए जो है एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम होता क्या है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस की सबसे बड़ी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो वो होता है यूपीएससी। अगर साइंस के फील्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोई एग्ज़ाम होता है तो वो होता है आईआईटी जेई। मेडिकल लाइन में अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम होता है तो वो होता है हमारा, सबको पता है, नीट अभी फ़िलहाल में, पीजी। इसी तरीके से अगर हम अपना करियर एकेडमिक में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम किसी भी कॉलेज में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होता है जिसका हम लोग नेट बोलते हैं। का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसके साथ साथ जो लोग अपना आगे के करियर में किसी भी फील्ड में अगर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं और वो एक अच्छी मात्रा में एक फेलोशिप चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमको जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी अगर भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की वैकेंसी अगर आती है, हम अगर अपने सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी फ़िलहाल यूजीसी के द्वारा रखा गया है वो एमए प्लस नेट रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके लिए जो है नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर बात करें हम लोग जेआरएफ की जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो नेट क्वालिफाई करने वाले जो भी लोग होते हैं उनमें अगर ऊपरी रैंक के कुछ बच्चों को देखा जाए तो उन्हें जो है यूजीसी के द्वारा जेआरएफ फेलोशिप जो है वो दिया जाता है। ये 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है। बाद में जो है ये एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लोग सीनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने बताया कि नीट और जेआरएफ होता क्या है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है जो रखा गया अभी तक, अगर हम एमए में इनरोल हो जाते हैं तो हम इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। और इसकी वैधता जो है कई लोगों के पास जो है इसकी वैधता को लेकर बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं अपने एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही तो वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा। तो अगर नेट की बात किया जाए
अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई होते हैं तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड होता है। और अगर जेआरएफ की बात की जाए तो आज आज की डेट में अगर आपका जेआरएफ का रिजल्ट आता है, जेआरएफ का जो आपका सर्टिफिकेट है वो बन के आता है, तो जिस डेट से वो बन के आता है उससे 3 साल के लिए वो वैलिड होता है। 3 साल के भीतर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना होता है। ओके। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल चल रहा होगा तो इस सेशन के बाद में मैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगा लास्ट में। तो अपने सवाल को अपने मन में बचा के रखें और लास्ट में जो है हम लोग उस पर बात करेंगे। अब बात करते हैं कि नेट और जेआरएफ में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो पहली जो आपको मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने के लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना जरूरी होता है। लेकिन इन दोनों का एग्ज़ाम जो एक ही होता है, और एक ही एग्ज़ाम के जरिए जो है ये दोनों सर्टिफिकेट हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो नेट और जेआरएफ में अगर स्कोर का अंतर देखा जाए, अभी मैं आपको कुछ पिछले साल के मेरिट लिस्ट को दिखाऊंगा कि कितना कट ऑफ जो है वो कुछ सब्जेक्ट में बना था, और नेट और जेआरएफ में कितना ज़्यादा अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, अगर वो भी कहीं से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको उनके यूनिवर्सिटी के हिसाब से जितना उनकी यूनिवर्सिटी उनको फेलोशिप जो है देना चाहती है वो दे सकती है, ये कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो अभी फ़िलहाल जो फेलोशिप रखी गई है एनटीए के द्वारा, वो 5 साल के लिए हम लोगों को लगभग 25 लाख रुपए की जो है फेलोशिप जेआरएफ और एसआरएफ दोनों मिला के प्रोवाइड कराते हैं, जो मंथली बेसिस पे आता है लगभग 42 से 44 हज़ार के बीच में एक मंथ का जो है जेआरएफ का पैसा आता है। और एसआरएफ होने के बाद लगभग ये पैसा 52 से 54 हज़ार के बीच में चला जाता है। तो ये अंतर होता है अगर इकोनॉमिक डिफरेंस अगर देखा जाए नेट और जेआरएफ में तो। ओके, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना? पीपीटी सबको दिखाई दे रही है सही से? अब हम लोग देखते हैं कि नेट और जेआरएफ के बीच में डिफरेंस कितना होता है नंबर्स का। इसको अगर देखा जाए तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि वाई फर्स्ट पेपर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर जेआरएफ। तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक कहावत प्रचलित है, अभी आज से 2-4 साल पहले से लोग बोलते हैं कि अगर आपका सेकंड पेपर जो भी हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी हो, अगर आपका सेकंड पेपर बढ़िया है तो आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पेपर भी बढ़िया है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों बढ़िया है, तब आप आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया है उसमें से मोस्टली लोग ऐसे थे जिनका जेआरएफ होने का जो कारण बना है वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों रहा है। इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा बहुत ये कट ऑफ लिस्ट को अगर देखें, ये दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एक कट ऑफ आया हुआ है। सबसे पहला जो है इकोनॉमिक रूरल इकोनॉमिक्स में जो कट ऑफ आई हुई अनरिजर्व्ड के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं कि नेट के लिए कट ऑफ मार्क्स जो है 154 है। 154 का मतलब है कि लगभग 77 क्वेश्चन। ओके। अगर वहीं हम लोग जेआरएफ की कट ऑफ को देखें तो वो है 180, यानी कि 90 क्वेश्चन। तो ये जो 13 क्वेश्चन का गैप हम लोग को दिखाई दे रहा है, नेट और जेआरएफ के बीच में 13 क्वेश्चन का जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको फुलफिल करने का सबसे बेहतर तरीका अगर कोई हो सकता है तो वो हम अपने फर्स्ट पेपर पे अच्छे से कमांड करें, और सेकेंड पेपर दोनों पे अगर अच्छे से कमांड करते हैं तो ये 13 क्वेश्चन जो है वो हमारा आसानी से पढ़ सकता है। इतने भी लोगों का हमने इंटरव्यू वगैरह जो लिया है,
लोग ऐसे हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ था और उनका जेआरएफ ना हो सका। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न उन्होंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, 1-2 नंबर से ही उनका जेआरएफ होने से अक्सर रुक जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ यहाँ दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का 190 लगभग 95 क्वेश्चन पे नेट हुआ है, और 216 यानी कि 108 क्वेश्चन पे 11 को। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि लगभग 13 क्वेश्चन का गैप हम लोग को दिखाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का है, कॉमर्स का है, जियोग्राफी का है, सबका अगर नेट और जेआरएफ के बीच में अगर हम लोग गैप देखें क्वेश्चन वाइज या मार्क्स वाइज, तो 10 से 12 या 15 क्वेश्चन का गैप जो है हमारा नेट और जेआरएफ के स्कोर में दिखेगा। अब हम लोगों को बात करना है कि नेट के लिए जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, वो सबको पता है कि 10 यूनिट आते हैं, लेकिन 10 यूनिट में कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन जो है बहुत अब्रॉड बनाए जाते हैं, मतलब कि बहुत बड़े टॉपिक से बनाया जाता है। और कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे यूनिट हैं। तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट हमें पढ़ने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि हम लोग आगे भविष्य में चल के टीचर ही बनेंगे, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बने या रिसर्च करके कोई अगर वैकेंसी पाते हैं तो टीचर बनेंगे। इसके लिए यूजी ने एक टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट इसमें रखा है। हम लोग आगे इसके बात करेंगे कि हमको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। दूसरा यूनिट अगर देखें तो रिसर्च एप्टीट्यूड है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन, पाँचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग, छठवां है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां है डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम लोग डीआई बोलते हैं, आईसीटी, इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, सबसे लास्ट में हायर एजुकेशन। तो ये 10 ही टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। आपका फर्स्ट सेकंड पेपर जो भी हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी आपका सेकंड पेपर है, लेकिन आपको ये 10 यूनिट जो है अच्छे से पढ़ने ही होंगे। ये हिंदी में किया गया है, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसमें आप लोग अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं यूनिट वाइज कि हमको कौन से यूनिट में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो पहला यूनिट है हमारा, सबसे पहले हमको पढ़ना है नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। इसमें हमको टीचिंग का डिफिनेशन पढ़ना है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपनी खुद कुछ डिफिनीसन दी हुई है टीचिंग को लेके, उसको हम लोग को देखना होगा। टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये देखना होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, को क्यों पढ़ाते हैं, कोई हमसे क्यों पढ़ता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो हो सकते हैं। वेरियस टीचिंग लेवल, MLT, ULT और RLT लेवल क्या होता है टीचिंग का, ये हमको पढ़ना होगा। लर्नर सेंटर एंड टीचर सेंटर टीचिंग क्या होता है। एक टीचिंग ऐसी होती है जिसमें टीचर जो है सारी चीज़ों को अपने बस में करके बच्चों को पढ़ाता है। जो छोटे बच्चे हम लोग देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए टीचर क्या करता है कि अपने तरीके से उनको पढ़ाता है। लेकिन वहीं लर्नर सेंटर अगर टीचिंग हम लोग देखें, विद्यार्थी केंद्रित अगर टीचिंग हम लोग देखें, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा फ्री होते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके बाद लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक, एक टीचर के क्या क्या विशेषताएं जो है वो हो सकती है, उसी तरीके से एक विद्यार्थी के अंदर कौन कौन से विशेषताएं जो है वो होनी चाहिए, वो हमको देखना होगा। इसमें हमको एडोलेसेंस, एडल्ट लर्नर भी पढ़ने होंगे। प्रौढ़ और वयस्क विद्यार्थियों को हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा कि इनके क्या क्या, इनके बीच में जो है क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एडोलेसेंट लर्नर अगर कोई है तो उसमें जो है कौन कौन सी खूबियाँ जो है पाई जाएंगी, क्या क्या खासियत जो है वो होती है। उसके बाद डिफरेंस इन लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, इसी तरीके से अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे जो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उसको हम लोग को इसमें देखना होगा। तीसरा कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंस, लर्नर मोटिवेशन, अटेंशन स्पैन,
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे टीचिंग और लर्निंग को प्रभावित करते हैं, उनको हमको यहाँ देखना होगा। के बाद इसी में हमको मेथड ऑफ टीचिंग भी देखना है। लेक्चर सेंटर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी टेलिंग, ये कुछ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हम लोग देखेंगे। इसके बाद लर्नर सेंटर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, केस स्टडी, रोल प्ले, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सब चीज़ें हम लोग को देखना है। इसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स, एक समूह में कोई अगर चीज़ सीखता है तो उसमें और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या जो है अंतर होती है, इनमें क्या क्या खासियत जो है हम लोग को देखने को मिलती है। चौथा है ब्लेंडेड लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग मेथड। ये आजकल का जो लर्निंग और टीचिंग इन्वायरमेंट है, ई लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, ये सब चीज़ें हमको इसमें देखना होगा। इसके बाद टीचिंग एड्स एंड टूल्स, हालांकि इस समय जो इस स्मार्ट लर्निंग और स्मार्ट मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमको इस सेक्शन में हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ऐप्स हैं, कौन कौन से ऐसे टूल होते हैं जो हम अपने टीचिंग में अगर यूज करते हैं तो हम अपने टीचिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एड्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, स्मार्ट क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब हैं। यूज ऑफ आईटीसी इन टीचिंग। आज के टीचिंग में जो है आईसीटी का क्या योगदान है, वो हम लोगों को देखना है। इवोल्यूशन सिस्टम क्या होता है, अगर किसी को टीचिंग के लास्ट में सबसे अगर देखा जाए तो इवैल्यूएशन होता है कि कौन से बच्चे ने कितना चीज़ें सीखा है। कितने टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं, फार्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, समेटिव क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखना होगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इवैल्यूएशन सिस्टम, अगर हम किसी को इवेलुएट कर रहे हैं के लिए हमारे इवेल्युएशन सिस्टम में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसके बाद फीडबैक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चे से जो है एक टीचर को फीडबैक जो है समय समय पर मिलते रहना चाहिए, उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को सीखा है। उसके बाद लर्नर सेंटर एंड वर्सेस टीचर सेंटर अप्रोच, कंपेयर द टू, ये चीज़ हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा था कि लर्नर सेंटर टीचिंग क्या होती है और टीचर सेंटर टीचिंग क्या होती है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अप्रोच को अपनाया जाता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट पे फोकस किया जाता है और इसमें पार्टिसिपेशन जो है टीचर का कितना होता है, स्टूडेंट का कितना होता है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ देखना होगा। उसके बाद अफेक्टिंग टीचिंग टेक्निक्स एंड अप्रोच, कौन कौन सी ऐसी टीचिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है, एक्रोली मेथड क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं, डाल्टन मेथड क्या होता है टीचिंग का, ये सब सारी चीज़ें हमको पढ़नी होगी। कंपोजिशन ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, एक टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्नर, सब सारी चीज़ें ये टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा ये फर्स्ट यूनिट रहा। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि कौन से यूनिट में क्या चीज़ पढ़ना है, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है, कोई पॉइंट अगर किसी को ना समझ में आ रहा है तो इसमें क्या चीज़ हमको कवर करना है तो वो सकता है। अगर किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। एक बार फिर से आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर पेन एंड पेपर लेके बैठें तो साथ में जो है कुछ पॉइंट्स नोट करके चलें, जिससे कि आगे की जर्नी जो है आसान हो सके। इसके बाद हम लोग आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या सोच के जो है एनटीए ने रिसर्च एप्टीट्यूड को इस यूनिट में शामिल किया होगा, तो कोई बता सकता है कि
को शामिल करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा? एनीबॉडी वो अगर कोई बताना चाहे तो। रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत बहुत अच्छा। अगर इस पूरे एग्जाम के बारे में ही अगर देखें, दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक टीचिंग, क्योंकि हम लोग नेट क्वालिफाई करके टीचर बनने वाले हैं। दूसरा JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर कोई आपको फेलोशिप दे रहा है लगभग 25 लाख रुपये, वो आपके अंदर की कुछ खूबियों को देखेगा कि रिसर्च के बारे में कितना जानता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं होती है, बहुत ही बेसिक चीज़ें रिसर्च के बारे में इसे की जाती हैं। जो NTA हमसे उम्मीद करता है कि ये आगे चल के बंदा रिसर्च करने वाला है, तो कम से कम इसको ये मिनिमम बेसिक रिसर्च के बारे में वो पता हो। तो वही चीज़ जो है इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। जैसे कि रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। रिसर्च किसको कहते हैं, रिसर्च के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और रिसर्च की विशेषताएं जो है वो क्या क्या। डिफिनीसन ऑफ रिसर्च, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने रिसर्च को अपने 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 हिसाब से परिभाषित की, अलग अलग डिफिनीसन उन्होंने दी। तो कुछ डिफिनीशंस को हम लोग खोज के याद करना होगा। जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे डिफिनीशन पूछा गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर दिस डिफिनीशन इज रिलेटेड टू। यह परिभाषा जो है रिसर्च की कौन से स्कॉलर्स के द्वारा की हुई है। तो कुछ परिभाषाएं हम लोग नोट करते चलते हैं अपने क्लासेस में, वो हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। जैसे कि बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च के बारे में अगर देखा जाए, तो किसी भी चीज़ के नॉलेज के बारे में अगर हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ, कोई पेन है आपके पास, आपके हाथ में जो पेन हो या जो भी चीज़ हो, उसके बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसके पीछे जो रैपर लगा हुआ है, उसमें देखेंगे कि ये पेन जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, पेन को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल को यूज किया गया है। इस तो वो क्या हो गया, एक बेसिक रिसर्च हो गया कि हम अपने ज्ञान को जो है थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसी तरीके से अप्लाइड रिसर्च जो है वो क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो एक प्रकार का एरिया फोकस रिसर्च होता है। एरिया या एम फोकस रिसर्च जो है वो होता है। जैसे कि हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कि हमारे फ़ोन में हमारे फ़ोन का जो है ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रहा है, या ऑन हो रहा है तो कनेक्ट नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग अपने ज्ञान को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं या कोई चीज़ छानबीन करते हैं, तो एक प्रकार का क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया। उसी तरीके से एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हम लोगों को पढ़ने होंगे। इतने टाइप के रिसर्च जो होते हैं, लगभग हम लोग 20 से 25 टाइप के रिसर्च जो है मोटी मोटा पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिसर्च में क्या क्या चीज़ें फोकस की जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो बनते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। एक रिसर्च को कब वैलिड माना जा सकता है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या क्या कौन कौन सी होती है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है। कई प्रकार के 5-6 प्रकार के रिलायबिलिटी होते हैं, और 5-6 प्रकार के वैलिडिटी हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद एथिकल कंडक्ट, कि रिसर्च को करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम अपने रिसर्च में किसी लोग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से बहुत सारे रिसर्च के एथिक्स होते हैं जो हमको फॉलो करना होगा, ये हमको इसमें देखना है। उसके बाद हमको पढ़ना होगा स्टेप ऑफ रिसर्च क्या क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी रिसर्च को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे उसके स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। तो ये इतने स्टेप होते हैं, सारे स्टेप को हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा।
बहुत ही डिटेल में, एक एक स्टेप में, कि एक स्टेप के अंदर बहुत सारे सब स्टेप होते हैं, तो भी हम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इससे क्वेश्चन बनता है। कई बार इन सारी चीज़ों को सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन बन जाता है, और कई बार इसके सब स्टेट से, जैसे कि सब स्टेप स्टेप के अंदर अगर कोई स्टेप है तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि फाइंडिंग ऑफ लिटरेचर, फाइंडिंग ऑफ लिटरेचर मतलब कि अगर हम लोग किसी रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई लिटरेचर खोज रहे हैं तो वो हमारे कौन से स्टेप का सब स्टेप होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद अगला जो है वो मेथड ऑफ रिसर्च, जैसे कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो किस टाइप का रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्स फैक्टो रिसर्च है, केस स्टडी, एथनोग्राफी। इतने सारे जो है हमारे मेथड होते हैं रिसर्च का। ये हम लोग जब अपने रिसर्च का प्रपोजल बनाते हैं तो हमको मेंशन करना पड़ता है कि हम जो रिसर्च करने वाले हैं वो किस टाइप का रिसर्च होने वाला है। वो क्या हिस्टोरिकल रिसर्च है, हिस्ट्री वाली चीज़ को देखने वाले हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। जब किसी चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग व्याख्या करते हैं अपने फाइंडिंग्स के आधार पे, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो रिसर्च हम लोग एज ए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कोई न्यू फाइंडिंग करना चाहते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्स फैक्टो रिसर्च, केस स्टडी, जब हम लोग एक ही छोटे से टॉपिक को बहुत लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, एक सब्जेक्ट को या एक यूनिक छोटे से सब्जेक्ट को बहुत लंबे टाइम पीरियड तक अध्ययन करते हैं, तो वो की स्टडी केस स्टडी होता है। एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी एक प्रकार का रिसर्च होता है जिसमें हम लोग अपने फील्ड के अंदर इन्वॉल्व होके बहुत सारे रिसर्च को जब करते हैं तो एथनोग्राफी होता है। इसी तरीके से बहुत सारे रिसर्च मेथड हम लोग को और पढ़ने होंगे। इसके बाद रिसर्च एथिक्स क्या होता है? हम लोग पीछे बात किए कि एथिकल रिसर्च क्या होता है। इसी में पहला प्लेगरिज्म आता है, रिसर्च इंटीग्रिटी आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। जैसे कि इस बार अगर हम लोगों ने पेपर देखा होगा, आप लोगों ने अपना आंसर की अगर मिलाया होगा, तो लगभग सारे शिफ्ट में जो है प्लेगरिज्म मीटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन ये कौन से लेवल का प्लेगरिज्म होगा। हमारे बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से कितना प्लेगरिज्म जो है वो माफ़ी योग्य होता है, कितना प्लेगरिज्म करने पे आपकी थीसिस जो है वो डिबार कर दी जाएगी, कितना प्लेगरिज्म होने पे आपका जो है इंक्रीमेंट रुक जाएगा, कितना प्लेगरिज्म होने पे आपको सुपरवाइज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हमको प्लेगरिज्म में देखना होता है। इसके बाद अगर बात करें पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिनॉप्सिस। तो रिसर्च पेपर जब लिखते हैं तो उसको किस सीक्वेंस में लिखा जाता है? रिव्यू आर्टिकल तरीके से लिखा जाता है। वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस और सिनॉप्सिस हम लोग कैसे बनाते हैं, सब सारी चीज़ें हमको इसमें देखनी होगी। उसके बाद थीसिस राइटिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर माना जा सकता है। इसमें क्या होता है? डिफिनीशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। अगर हम लोग कोई भी थीसिस या डिसर्टेशन सबमिट करते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में सजा के हमको करना पड़ता है। सबसे पहले हमारा आएगा कंटेंट टेबल, उसके बाद आएगा एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आएगा हमारा यूनिट 1 या चैप्टर 1, डॉट डॉट, सबसे लास्ट में बिब्लियोग्राफी। एक पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में हमको करना होता है। उसके बाद क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ थीसिस, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन। ये सब क्या होता है? हमारे थीसिस का कंपोनेंट होता है। ये सब सारे हमको अपने थीसिस इंक्लूड करना होता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग, साइटेशन एंड रेफरेंसिंग स्टाइल। कई प्रकार के हमको रेफरेंसिंग स्टाइल छोड़ने होंगे, जैसे कि एपीए, एमएलए और ईटीसी। एपीए शैली क्या होती है, एमएलए शैली क्या होती है। ये जब हम लोग किसी चीज़ को रेफरेंस करते हैं, साइट करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टाइल हम लोगों को अपनाना होता है, वो हमको पढ़ना होगा। उसके बाद इसी में हम लोगों को बहुत सारे एब्रेविएशन के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि कई बार हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे साइटेशन करते समय
टी.एल लिखा होता है। तो ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, कई सारा साइटेशन लिखते करते समय कई प्रकार के साइटेशन एब्रेविएशन हम लोगों को पढ़ने होंगे। ये भी हमारा इसी में आता है, फॉर्मेटिंग स्टाइल में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, लोग देख सकते हैं कि जो इस समय के डिजिटल टूल हैं, जैसे कि गूगल स्कॉलर हो गया, 13 हो गया, या शोध गंगा, शोध सिंधु, इन सब का यूज हम लोग कैसे अपने रिसर्च में कर सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट रिसोर्सेज, वही जो बात हमने बोला, जे स्टोर, गूगल स्कॉलर, डाटा शेयरिंग एंड कोलेबोरेशन, जर्नल्स एंड ओपन एक्सेस ऑफ पब्लिशिंग, ये सब सारी चीज़ें हमको अपने रिसर्च को पब्लिश करने समय या किसी और के रिसर्च वर्क को पढ़ते समय हम लोग ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी होती। इसके बाद रिसर्च फंडिंग एंड एजेंसी, अगर कई सारी ऐसे रिसर्च होते हैं जो हम लोग जब करते हैं तो उसके लिए अलग अलग एजेंसी जो है उनको फंड करती हैं, जैसे कि ICSSR, ICAR, DST, CSIR। इसी तरीके से बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज हैं जो हमें फंड्स देते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किस तरीके का जो है फेलोशिप दिया जाता है, एक पर्टिकुलर फेलोशिप जो है किसके द्वारा दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों को कुछ फंड्स एंड स्कॉलरशिप या फेलोशिप के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद रिसर्च पैराडाइम क्या होता है, कुछ रिसर्च में हमको पैराडाइम देखना होगा कि फिलॉसफी की चीज़ें हमको पढ़नी होगी कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, इंटरप्रेटिविज्म क्या होता है, क्रिटिकल पैराडाइम और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी होंगी। ये पर्टिकुलर कुछ स्कॉलर्स के द्वारा कुछ पर्टिकुलर पैराडाइम जो वो दिए हुए हैं कि अगर कोई इस तरीके का रिसर्च करता है तो वो रिसर्च जो है पर्टिकुलर पैराडाइम को फॉलो करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। उसके बाद ये रिसर्च, हमारा रिसर्च में इतने सारे टॉपिक्स को हमको कवर करना होगा कि हम लोग देख सकते हैं किसी पॉइंट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सकता है कोई भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो चैप्टर यूनिट है हम लोग वो है कम्युनिकेशन, में इसको संप्रेषण बोलते हैं या संचार बोलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन कि क्या सोच के जो है यूजीसी ने इसको अपने इस एग्ज़ाम के सिलेबस में रखा होगा, कोई बताना चाहता है? बहुत बढ़िया गार्गी। हम लोग अभी जिस लाइफ के जिस एज में हैं, उसमें हमारा जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हम कहीं भी अगर जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें या किसी भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट या किसी क्लास को पढ़ाने जाते हैं जब, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर उसमें कोई रोल प्ले करता है तो नॉलेज आपके पास कितना भी बेहतर हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी नहीं है तो आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, या मोटी मोटा बोला जाए कि आप अपनी बात को किसी दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। जैसे कि कोई भी बात हो क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी फ्रेंड को, किसी मेंबर को अपनी बातों को जब आप नहीं समझा पाएंगे तो आपका नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट माना जाएगा, आप उसको जो है डिलीवर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ से उबरने के लिए जो है कम्युनिकेशन एक ऐसा यूनिट है तो हमको अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है,
सबसे पहले कि कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे और इस क्लास की रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे तो वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन में जो है अपनी बात को हमारे तक पहुंचाने में उनको थोड़ा सा लेट होगा। और अभी जो हम लोग गूगल मीट के माध्यम से ये क्लास की जो है लाइव प्रसारण जो कर रहे हैं, आपके पास सारी चीज़ें लाइव पहुंच रही हैं। आपके पास अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, या इसको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बहुत सारे डिफिनीसन जो है वो दिए गए हैं। बहुत सारे कम्युनिकेशन के मॉडल जो है वो दिए, जैसे कि कंसियार मॉडल है, पर्लो मॉडल है, हेकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और टेलैंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इस तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन के मॉडल जो है किसी न किसी स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक कंटिन्यूअस टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ए सेंडर और रिसीवर। कि मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ सेंडर हूँ, आप इन सारी बातों को सुन रहे हैं, इसका मतलब कि आप रिसीव कर रहे हैं। वही आप अगर हमसे कुछ बोलें और मैं सुनूँ, फिर ये जो है प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, आप जो है सेंडर बन जाएंगे और मैं जो है रिसीवर। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको पढ़ना होगा। उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या। जैसे कि जो चीज़ हम लोग लिख के या बोल के समझा सकते हैं उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन आता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है। रिटेन कम्युनिकेशन, या जो हम लोग चैटिंग या जो लेटर से जो है बात करते हैं, मेल्स रिपोर्ट्स या मेमोज के थोड़ा जो है बात करते हैं, वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। जैसे कि बात किया जाए कि हमारा ट्रैफिक लाइट जो होता है, येलो, ग्रीन और रेड कलर का, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है। वहाँ अगर हम लोग को रेड लाइट दिख रहा है, इसका मतलब कि वो लाइट हमसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि आपको रुकना है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि इमोजीज अभी जो चल रही हैं फिलहाल में, लोग अपने मैसेज के साथ जो इमोजी, वो भी एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही आता है। इसमें क्या होता है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कांटेक्ट, टोन, वॉइस। टोन ऑफ वॉइस का मतलब है कि अगर कोई हमसे गुस्से बात करे, उसकी वॉइस जो है दूसरी हो जाती है। कोई अगर बहुत प्यार से बात करता है, उसके वॉइस की टोन जो है दूसरी हो जाती है। ये सब जो है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मीटिंग, प्रेजेंटेशन, ऑफिशियल रिपोर्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कैजुअल कन्वर्सेशन, चैट, सोशल इंटरेक्शन, ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको जो है कौन कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्लियरिटी, कॉन्साइजनेस, कोहेरेंस, कंप्लीटनेस, फीडबैक, एम्पैथी, ये सब सारी चीज़ें अपने कम्युनिकेशन के अंदर रखना होता है। इसी तरीके से हमको 7 चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना होगा। कंप्लीटनेस, कॉन्साइजनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, क्लियरिटी, कोर्टसे, करेक्टनेस, ये सब सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा कि इसके एक पर्टिकुलर वर्ड का जो है पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है। उसके बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैं अपनी बात को अच्छे से आपके तक नहीं पहुंचा सकता हूँ, इसके लिए इसका मतलब क्या है कि हमारे कम्युनिकेशन के बीच में जो है रुकावट, उसको हम लोग बैरियर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है। जैसे कि फिजिकल बैरियर का मतलब है, तो हम लोग भौतिक रुकावट बोलते हैं हिंदी में। कोई भी ऐसी रुकावट हमारे कम्युनिकेशन के बीच में आता है जो फिजिकल हो, जैसे कि अंधेरा, ये सब क्या है, फिजिकल बैरियर है। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे मोबाइल का जो इंटरनेट है वो भी अगर अच्छा ना हो तो हमारा आपसे जो है कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो सकता। ये भी एक प्रकार का फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है,
कि मैं जो है खुद हूँ 25 साल का, और मैं जो है बात कर रहा हूँ एक 3 साल के बच्चे से, एज लाइक कि मैं 25 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है कि मनोवैज्ञानिक दशा जो है मेरे मनोवैज्ञानिक दशा से जो है मैच नहीं जब करेगी। एक प्रकार का साइकोलॉजिकल बैरियर है। इमोशनल बैरियर, ये भी जो है कम्युनिकेट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मम्मी पापा या फैमिली मेम्बर से बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ जो इमोशनल बैरियर काम करता है। कल्चरल बैरियर क्या होता है, हम लोग किसी ऐसे कल्चर में चले जाएं, ट्राइबल कल्चर में चले जाएं जहाँ की चीज़ें हमको नहीं समझ में आ रही है, हमारी चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही है। एक प्रकार कल्चरल बैरियर है। लिंग्विस्टिक बैरियर, मैं बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी में, और आपको हिंदी आती नहीं है। आप बात कर रहे हैं हमसे इंग्लिश में और हमको इंग्लिश आती नहीं है। एक प्रकार का लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। उसके बाद ओवर कमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, सारे बैरियर से जो है हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी होगी। उसके बाद मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया का यूज हम लोग आजकल देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। व्हाट्सअप, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, ये सब जो है मास मीडिया, इनका क्या हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे जो है एक प्रोपोगेंडा को फैलाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हमको इसमें देखनी होगी। उसके बाद फंक्शन ऑफ मास मीडिया क्या होता है, मीडिया लिटरेसी। अगर हम लोग किसी मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप चला रहे हैं, इसके बारे में हमको ये समझ होनी चाहिए कि इस मीडिया पे जो है पर्टिकुलर टाइप की चीज़ जो है हमको आ, मिलेगी। ये सब सारी चीज़ें जो मीडिया लिटरेसी के अंदर आती है। उसके बाद फिर से वही चीज़ जो है रिपीट हो गई एक बार, वेयर ऑफ इफेक्टिव। के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द मीडियम, फेस टू फेस, टेलीफोनिक, रिटेन कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में हमको जो है जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ना होगा कि वन वे फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन क्या था टेलीफोन का, सेकेंड जनरेशन क्या था टेलीफोन का। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन अगर देखा जाए तो वो सबसे पुराना वाला जो विंटेज टेलीफोन हम लोग देखते हैं वो फर्स्ट जनरेशन का था। सेकेंड जनरेशन का टेलीफोन जो है वो थोड़ा सा से छोटा होता है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, टोटल 6 जनरेशन तक ये जो है जाती हैं। टेन कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन में डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरीके से कोई इफेक्ट करता है, उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर हमको कम्युनिकेशन में इतनी सारी चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद बात करते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की फिर से वही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमको आगे आगे जो है हायर एजुकेशन फील्ड में बहुत सारा वर्क जो है करना है। या तो हम रिसर्च जब या असिस्टेंट प्रोफेसर अगर कहीं बनते हैं, तो ये जो हायर एजुकेशन के बारे में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, फूड डिस्पैच, रेलवे आयोग या हंटर आयोग, ऐसे बहुत सारे आयोग जो बने हैं, का जो है हमारे हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या रोल जो है वो रहा है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी हम लोग देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी थी, ये देखेंगे हम लोग। कॉलेज ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या होते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद अगली चीज़ जो हमको देख वो है कि एम एंड ऑब्जेक्टिव और हायर एजुकेशन। अगर हम लोग उच्च शिक्षा में अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका क्या एम होना चाहिए, क्या उसका जो है होना चाहिए। जैसे कि सोसाइटियल डेवलपमेंट, रोल ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल डेवलपमेंट गोल, ये सब सारी चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो है हायर एजुकेशन से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉलिसी जो एनईपी 86 है, एनईपी 72 है, इस तरीके से कोठारी आयोग है, और राधा कृष्णन आयोग है, सेन पित्रोदा कमीशन है,
शर्मा आयोग है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और बहुत सारे कमेटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर सेटअप किए गए हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छे से देखना होगा। उसके बाद हमको यूजीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा कि जो संस्था हमको हायर एजुकेशन में काम आने वाली है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमको देनी होगी। दूसरी चीज़ जो देखनी है हमको, अदर रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि एक प्रकार की रेगुलेटरी बॉडीज है। इसी तरीके से हमारे NEP 2020 में क्या है, बहुत सारा बदलाव जो है वो किया गया है। उसके बाद जो है कई सारे ऐसे नए रेगुलेटरी बॉडीज़ को बनाया गया है, वो हमको देखना होगा। NTA के बारे में पढ़ना होगा, नेशनल असेसमेंट NAAC के बारे में पढ़ना होगा, बार DCI के बारे में पढ़ना होगा, मेडिकल काउंसिल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो हमको देनी होगी कि किसकी को जो है कब स्थापित किया गया है और इसका जो है काम क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी होगी। ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी, ये देखना होगा कि ये जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं का क्या क्या काम जो है हमारे हायर एजुकेशन डिफाइन किया गया है हमारे गवर्नमेंट के। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए कि हायर एजुकेशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि अभी फ़िलहाल की बात किया जाए तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं। जैसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में अभी खुला हुआ है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो भारत के बाहर इंडिया के द्वारा खोले जा रहे हैं, जैसे कि और शायद तंजानिया में भारत के द्वारा एक यूनिवर्सिटी खोली गई है। इसी तरीके से हायर एजुकेशन जो है हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या महत्व जो है रखता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के साथ साथ जो हमारे इंडिया के भीतर जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रैंकिंग की जाती है, वो भी हम लोग को पढ़ना होगा। जैसे कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, इंटरनेशनल इंटरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो मैंने बात किया कि भारत में बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं। बहुत सारी भारत की यूनिवर्सिटी जो कई सारे बाहरी देशों में सारी चीज़ों को देखना होगा। इसके बाद बुक्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन, इसको हमको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ना होगा और एक बार डिटेल में जो है यहाँ भी हमको पढ़ना होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ स्वयं है। स्वयं के जितने चैनल हैं, लगभग अभी फ़िलहाल 42 के आसपास जो चैनल हैं स्वयं, सबके जो नंबर वाइज सबका एक स्पेसिफिक कंटेंट है, वो हमको देखना होगा। कोर्सेरा, EDX, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बुक्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स एंड हायर एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ें। प्लेगरिज्म एक बार फिर से पढ़ना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना होगा कि हायर एजुकेशन कोड ऑफ कंडक्ट जो वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। एथिक्स इन एंड रिसर्च, ये हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे और यहाँ रिसर्च एप्टीट्यूड में एक बार फिर से हायर एजुकेशन सब सारी चीज़ें पढ़नी होगी। उसके बाद थोड़ी सी हमको रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर देखना होगा कि हायर एजुकेशन में कौन से क्लास की जो है कौन सी कितनी जो है रिजर्वेशन रखा गया है भारत गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, कितना कितना जो है रिजर्वेशन रखा गया है। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी हायर एजुकेशन कौन है, इसमें खास करके कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी महिला आयोग का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये आयोग जो है हायर एजुकेशन के किस कंट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया था और कब बनाया गया था। ये जो है हमको जेंडर इक्विटी इन हायर एजुकेशन वाले से थोड़ा सा देखना होगा। थोड़ा सा डाटा के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि रिसेंटली जो डाटा निकला है उसमें हायर एजुकेशन के फील्ड में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, कितने पुरुषों ने पार्टिसिपेट किया है और कौन से स्टेट में जो है कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है कितना अच्छा कौन से स्टेट का रहा, ये सब सारी चीज़ें हमको यहाँ देखनी होंगी। उसके बाद बात करें लॉजिकल रीजनिंग एंड सिलेबस, अगला यूनिट जो है हमारा हायर एजुकेशन में इतनी सारी चीज़ों को देखना था। अगर किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बात कर सकता है। लॉजिकल रीजनिंग ये भी एक छोटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जब हायर एजुकेशन में बात करते हैं, किसी से डिबेट करते हैं या किसी क्लासरूम में कोई प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ बात किया जाता है कि सोर्स के ऊपर
और लॉजिक के ऊपर कि तुम ये जो बात बोल रहे हो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को जो है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एनटीए जो हमारे सिलेबस में रखा है, इसमें हमको देखना होगा कि आर्गूमेंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ आर्गूमेंट क्या होते हैं, प्रीमाइस, कंक्लूजन, टाइप ऑफ आर्गूमेंट कौन कौन सा, डिडक्टिव आर्गूमेंट, इंडक्टिव आर्गूमेंट क्या होता है। उसके बाद आर्गूमेंट के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, वैलिडिटी और साउंडनेस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आर्गूमेंट वन ये है, आर्गूमेंट टू ये है, क्या ये पूरा प्रोपोजिशन जो है वैलिड है या नॉन वैलिड होगा, वैलिड साउंड करेगा या वैलिड साउंड नहीं करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम लोग इसमें देखेंगे। इंडक्टिव आर्गूमेंट, स्ट्रेंथ और पोजेंसी जो है हमको थोड़ी देखनी होगी कि जैसे कि यहाँ दिया गया है कि एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज कॉन्डेंट इफ इट इज स्ट्रांग एंड प्रेमाइस इज। तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को इस बार के प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा, बहुत सारे बैच में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद टाइप ऑफ रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, काज इफेक्ट एंड रीजनिंग, सब सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद फेलेसी, फेलेसी से जो है कोई भी ऐसा शिफ्ट बचा नहीं होगा जिसमें या दो क्वेश्चन हमारी फेलेसी से न पूछी, जैसे कि एड होमिनेन फेलेसी, स्ट्रॉमैन फेलेसी, फाल्स डिटरमिना फेलेसी, सर्कुलर रीजनिंग फेलेसी, एसटी जनरलाइजेशन फेलेसी, स्लिपरी स्लोप फेलेसी। ये सब सारी फेलेसी जो है हमको पढ़नी होगी। टोटल जो है हम लोग 30 के आसपास जो है फेलेसी देखते हैं और उससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान होता है लॉजिकल रीजनिंग में फेलेसीज को पहचानना। एक बार अगर आप लोग अच्छे से जब पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इसके बाद एनोलॉगी में हमको इतनी सारी चीज़ें पढ़ना होगा, सॉल्विंग एनोलॉजीज, पर्पज ऑफ एनोलॉगी, इस तरीके की चीज़ों को हम लोग को देखना होगा। इसके साथ साथ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इस समय क्वेश्चन बन रहा है वो बनता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। तो एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जो है सारे बैच में जो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारेरी, व्याघाती, विरोधाभासी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से तर्क जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कौन कौन से तर्क जो है आपस में व्याघाती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमको तो वाले सेक्शन से दिख जाएगा। उसके बाद वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो है हमको पढ़ना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे इक्विवेलेंट से बनते हैं, कौन कौन से तर्क जो है हमारे समतुल्य हैं, ये जब बताना होता है तो उसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम का हम लोग एनालॉगी जब सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कर सकते हैं। वेन डायग्राम को हमको अच्छे से पढ़ना होगा, वेन डायग्राम बनाना सीखना होगा। उसके बाद इंडियन लॉजिक, खास करके न्याय फिलॉसफी और अनुमान, 5 एलिमेंट ऑफ इंडियन लॉजिक, जो है इंडियन लॉजिक से एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। साथ में हमको जो है थोड़ा सा स्वाभास, स्वाभास जो इंडियन लॉजिक में हमारा फेलेसी है, फेलेसी ऑफ इंडियन लॉजिक बोलते हैं, स्वाभास इसको बोला जाता है हिंदी में, इसको भी हम लोगों को इंडियन लॉजिक के अंदर ही देखना होगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ आर्गूमेंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्गूमेंट। दो तरीके का आर्गूमेंट आपको दे दिया जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आर्गूमेंट जो डिडक्टिव है, कौन सा आर्गूमेंट जो इंडक्टिव है। तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना होगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गूमेंट, सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके बाद जो अभी कुछ 1-2 साल से जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है वो है सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कैजुअल ऑर्डर, हायरार्किकल ऑर्डर में पूछा जाएगा। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई पोयम और वर्स और लिटरेचर को हमको सीक्वेंस में करना था। ये क्वेश्चन ऐसे लगभग सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन जो है का पूछा गया होगा सीक्वेंस में लगाने का। इसमें हमको सारे को सीक्वेंस करना होता है, फिर भी हम लोग को अच्छे से
करना होगा। ये रहा हमारा लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। के बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सबसे पहले हमको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इको क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। ये सारे जो कुछ डिफिनीसन जो दिए गए होंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा। पर्यावरण और मानवीय परस्पर क्रिया। उसके बाद पर्यावरण क्षरण जो होता है वो क्यों होता है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितने सारे समिट हुए हैं, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के ऊपर कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, और वो ओशन एडिफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। इस तरीके की जो कुछ टॉपिक्स हैं तो हमको अच्छे से इसमें देखना होगा। पॉल्यूशन में खास करके एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन से गैस के जो है क्या क्या साइड इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या जो चीज़ें होती हैं। सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन में खास करके ये पूछा जाता है कौन से कौन से नॉइज का जो है कितना डेसिबल हिट होता है। मतलब कि अगर हम किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ नॉइज पॉल्यूशन कितना डेसिबल का होगा। हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस दौरान जो है पॉल्यूशन कितने डेसिबल का होगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन की ओजोन डिप्लेशन से जो रेडिएशन फैलता है का जो है, और न्यूक्लियर रिएक्टर, मेडिकल वेस्ट, इन सब से जो रेडिएशन हमारे फैलते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो भी हम लोगों को इतने टाइप के पॉल्यूशन हम लोगों को अच्छे से पर देखने होंगे। उसके बाद पॉल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट। कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, लेड, हैवी मेटल, कोसी, कॉपी। इस तरीके के जो हम लोगों को पॉल्यूटेंट जो पढ़ना होगा। उसके बाद उनका हमारे हेल्थ पे और हमारे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो देखना होगा कि कौन से पॉल्यूटेंट से जो हमें कौन सा रोग हो रहा है, कौन से एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट से हमारे इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि अगर बात किया जाए कि एफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन जो थी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन में। हमारे ओजोन लेयर का क्षरण जो है वो सीएफसी से होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इस तरीके से बहुत सारे पॉल्यूटेंट ऐसे हैं का इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे, हमारे ह्यूमन हेल्थ बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसको हम लोग को ध्यान से देखना होगा। उसके बाद नेचुरल एनर्जी सोर्सेस, फिलहाल जो हमारी गवर्नमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ा सा देखना होगा कि सोलर एनर्जी जो वो कैसे होता है, सोलर ग्रिड एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होता है। इस तरीके से हमको सारी चीज़ों को देखना होगा कि फॉसिल्स फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, और साथ में हमको सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को देखना होगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल के दौर में SDG डेवलपमेंट गोल बहुत अच्छे से हमको देखना होगा। आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नेचुरल हजार्ड, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, ड्रॉट, ये सब जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं तो हमको देखना होगा कि इनसे बचने का क्या तरीका होता है। अर्थक्वेक को नापने का कौन सा यंत्र होता है, मापने का, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, कौन से उसमें वेव निकलती है, ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी होगी अच्छे से। के पीछे जो है हमारी इनका, इन आपदाओं का आने के पीछे रीज़न क्या होता है, आने के बाद हमको कौन कौन सी फॉलो करना होता है, कौन कौन सी टीम जो जैसे कि ARF की टीम का क्या काम है। इसी तरीके से ग्लोबल स्तर पे कौन कौन से ऐसे टीम बनाई गई हैं जो हमारे प्राकृतिक आपदाओं से हम लोगों की रक्षा करते हैं, जो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी होगी कि पीछे कौन कौन सी समिट हुई क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कौन कौन सी समिट हुई है, ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी होगी। उसके बाद इंटरनेशनल एंड क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPC को हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा एक
पॉइंट लिखा हुआ है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो है हमारी वैश्विक तापमान वृद्धि को जो है 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का प्रावधान जो है करने की गई थी। इस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट का जो इन्वायरमेंट के लेके लॉ जो बनाया गया है, द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन 1981, पावर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 74, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। उसके बाद इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को लेकर बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे किए गए हैं, उनको हमको अच्छे से पढ़ना होगा। UNFCCC को पढ़ना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन को लेके प्रोटोकॉल जो किया गया था, वियना कन्वेंशन, किगाली अमेंडमेंट, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होगा। दोहा अमेंडमेंट है, ये सब हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। के बाद आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG के ऊपर बात किया जाएगा। SDG, MDG, SDG में गोल होते हैं, कितने टारगेट होते हैं, MDG में कितने गोल थे, कितने टारगेट थे, कौन कौन से टारगेट को कब अचीव करने का जो है बात किया गया है, ये सब सारी चीज़ें हम थोड़ा ध्यान से देखना होगा। उसके बाद इतना हम लोगों को इन्वायरमेंट में पढ़ना है। इन्वायरमेंट में जो है इतना पढ़ने के बाद तो देखना होगा ICT, कि हम लोग आगे जब जाएंगे, अभी फ़िलहाल के दौर में ICT का यूज कितना है हम लोग बखूबी जानते हैं। तो इससे लेके बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना होगा। डिफिनीशन ऑफ ICT, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज ऑफ ICT। के बाद जनरल एब्रिविएशन, जैसे हम लोग को टर्म्स लगभग 30-40 याद करने, एब्रिविएशन याद करना, जैसे कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बैन लोकल एरिया नेटवर्क, बैन वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे एब्रिविएशन होंगे तो हम लोग को देखना होगा। लगभग 30-40 एब्रिविएशन पढ़ना होता है, आप लोग अच्छे से सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंस जो है, इनको हम लोग को पढ़ना होगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल। ईमेल में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कॉपी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है। ईमेल के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ जो होती हैं कि एक साथ कैसे बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होती है। उसके बाद फिर से डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, MOOCs, स्वयं पाठशाला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, LI, वर्चुअल लैब, ये सब सारी चीज़ें को अच्छे से कवर करनी होगी। उसके बाद ICT एंड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट जो है समय समय पे बहुत सारे ऐप एंड वेबसाइट्स को बनाते रहते हैं, तो हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। आधार, भारत नेट, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई हॉस्पिटल, ये सब सारी चीज़ें हमको अच्छे से देखना होगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐप्स एंड वेबसाइट्स जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और G2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे समय समय पे ऐप्स एंड वेबसाइट हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में हमको पढ़ना चाहिए। उसके बाद ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग, हमारे ICT का जो है टीचिंग और लर्निंग में क्या रोल है, ये हम लोग पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, हायर एजुकेशन में भी, और रिसर्च एप्टीट्यूड। और यहाँ एक बार फिर से हम लोग बहुत डिटेल से इसमें इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद ICT एंड सोसाइटी, ये भी हम लोग देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी में कई सारे हैकिंग, फिशिंग, स्पैम्पिंग, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो इस समय के साइबर थ्रेट्स जो उनको हम लोगों को देखना होगा अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर डेवलपमेंट, फर्स्ट जनरेशन के क्या क्या चीज़ें थी, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें थी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन कौन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं,
ये सब सारी चीज़ें लोगों को देखना होगा। साथ में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की में हम लोगों को वर्ड प्रोसेसर, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे आते हैं। खास करके MS एक्सेल में जो फार्मूले जो होते हैं MS एक्सेल के से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। उसके बाद ICT का रिसर्च, ये हम लोग रिसर्च में भी पढ़ेंगे, फिलहाल ICT में भी पढ़ेंगे, जैसे कि जे स्टोर, गूगल स्कॉलर, साइंस डॉक्टर, SPSS, पाइथन, R13, ग्रामरली, ये सब जो हमारे ICT हैं जो हमारे रिसर्च में काम आते हैं, उसको हम लोग को देखना होगा। उसके बाद बात करते हैं, इतना हमारा लगभग 7 चैप्टर जो है बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारे 3 चैप्टर जो हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसन, कॉम्प्रिहेंसन के बाद जो है एक DI वाला जो सेक्शन है, उसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ना तो कुछ नहीं है, बस हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में हमको बेसिक अर्थमेटिक के कुछ नॉलेज होनी चाहिए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम या री एग्जाम दोनों में जो है फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस फ्रैक्शन को जो है सीक्वेंस में लगाइए, सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल को हमको थोड़ा सा पढ़ना होगा, परसेंटेज को पढ़ना होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ना होगा, एवरेज को पढ़ना होगा। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस तो थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा कैसे इसके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना होगा। इतनी चीज़ें जो है हमारी, अगर हम लोग मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यही सारी चीज़ें जो हमारी DI में भी काम आएंगी। DI में भी हमको एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और CI और SI का यूज हम लोग को हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन में भी लगता है। उसके बाद बचता है कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन बताने की ज़रूरत नहीं होगा कि एक छोटा सा गद्यांश दिया होता है और उसके बाद जो है सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टीचिंग मटेरियल जो है वो होनी चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल हमारी क्या है। तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो KVS मैदान की एक बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसका लेटेस्ट एडिशन जो है वो प्रीफर करिएगा। अभी फ़िलहाल मार्केट में 7th एडिशन शायद चल रही है, एडिशन चल रही है, तो हम लोग देख लेंगे। लेटेस्ट एडिशन का मतलब है कि फिलहाल में कुछ समय से पहले हर शिफ्ट में अगर देखा जाए तो कुछ नए नए टॉपिक्स को जो है खोज के NTA हमारे क्वेश्चन पेपर में डालता है। जैसे कि इस बार का जो नया टॉपिक या पिछले बार का जो नया टॉपिक था वो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ऐसा टॉपिक था जिसको हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से हम लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, निगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे नए लेटेस्ट एडिशन में हमको इंक्लूड करके मिलते हैं। इसके साथ आप दृष्टि की बुक को फॉलो कर सकते हैं और यंत्र या दिशा पब्लिकेशन की इन चारों में से कोई लेटेस्ट एडिशन, और उसको आप अच्छे से पढ़िए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा, कम से कम 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना होगा आपको। इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं जो सॉल्व आती है, और यंत्र की, यूथ की या AGP पब्लिकेशन की कोई बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। साथ में इंटरनेट और यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को आपको अवेलेबल है वो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोगों में से जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो अगर हमारे साथ सफलता क्लासेस में जुड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइव क्लास में, क्लास नोट्स में, पीटीज और मॉक टेस्ट, डेली PYQ डिस्कशन और डाउट क्लास जो होगी, सारी चीज़ें उसी से कवर हो जाएंगी। आपको कोई एडिशनल मटेरियल PYQ के अलावा नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। अगर सॉल्व करने की ज़रूरत भी होगी तो वो मटेरियल जो हमारे तरफ से ही प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं कि हमको जो है
किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं अपने सफलता क्लासेस में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को। यहाँ से कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी मैथमेटिक्स है वो हम लोग सीख के तो अप्लाई करेंगे डीआई पे। डीआई को पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन को। कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन ऐसा आ जाता है जो कई बार फंसाने वाला होता है। इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग डेली जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन, एक डीआई और एक कॉम्प्रिहेंशन, ये हमको सॉल्व करना होगा। और उसके बाद जो है तो सबसे पहले पढ़ेंगे टीचिंग को, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन। इन्वायरमेंट को और हायर एजुकेशन को हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ा जाए, 10-15 दिन पहले, जिससे कि इसके जो फैक्ट्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है और फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। इसको हम लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में हायर एजुकेशन रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें याद करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे एक इस क्लास का शेड्यूल भी सकते हैं कि देयर विल बी वन एक्स्ट्रा क्लास फॉर डीआई टू आईक्यू बिफोर रेगुलर क्लास। जो भी रेगुलर क्लास होगी हमारी से पहले जो आपको डीआई सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वो, और जो भी आपके पीछे की डाउट्स तो हम लोग डेली जो है एक एक्स्ट्रा क्लास या बोलें तो क्वेश्चन सॉल्विंग वाली क्लास को लेके सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा ये सेशन। अगर आप लोगों में से ऐसा हो तो हमारी सफलता क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कभी भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो तैयारी से रिलेटेड तो वो हमसे पूछ सकता है। बताइए, सलीन गार्गी और नरेंद्र अनु। नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये डाटा है तो साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए तो हमारी है 154। या आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए आपकी कट ऑफ जो है नेट के लिए गई है 182 यानी कि 91 क्वेश्चन। और जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई है 102, 204 नंबर यानी कि तो हम लोग देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस का अंतर है और इसमें 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन करने का मतलब ये है अगर हमारा कमांड जो है हमारे सेकेंड पेपर में अच्छा खासा है, जो जनरली सबका होता है, सारे लोगों का जो है 55-50 से ऊपर क्वेश्चन सही होते हैं फर्स्ट पेपर में और 70 के नीचे क्वेश्चन, या जो बहुत ज़्यादा कोई अगर ब्रिलियंट है तो 75 तक चला जाता है। लेकिन उसको भी इस टारगेट को टच करने के लिए कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन जो 28 से 30 हमारे फर्स्ट पेपर में सही करने। तो दो तरीके से इस अचीवमेंट को पाया जा सकता है। या तो हम बहुत अच्छे से सेकेंड पेपर को पढ़ें, सारी चीज़ें जितनी भी गाइड बुक है, रेफरेंस बुक है, या जो चीज़ें हैं टोटल पीएचडी करके अपने सेकेंड पेपर में बैठ जाएं और 75 से 80 क्वेश्चन जो इसमें सही कर दें और उसके बाद 22 से 24 क्वेश्चन अपने फर्स्ट पेपर में सही करके हम जेआरएफ हो जाएं। या इसका एक अलग अच्छा एक सॉल्यूशन है कि हम दोनों पेपर पे इक्वली मेहनत करें। 50 क्वेश्चन अगर हमारा फर्स्ट पेपर में है इसमें से हम लोग कोशिश करें कि 35 प्लस क्वेश्चन सही करने का और सेकेंड पेपर में 65 प्लस क्वेश्चन सही करने का। या आज जो है हमारा बोझ जो है
दोनों पेपर में जब डिवाइड हो जाएगा तो हमको चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे कंपेरिजन करवा रहा था कि हमारे नेट और जीआरएफ में हमारे फर्स्ट पेपर का कितना ज़्यादा योगदान जो है वो होता है। अब क्लियर हुआ क्या गार्गी? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, तो लोग देखते हैं कि कल के क्लास में क्या शेड्यूल है। कल संडे है और कल हम लोग शायद एक टेस्ट लेंगे तैयारी शुरू करने से पहले। तो हम लोग बोलेंगे प्री एनालिसिस टेस्ट, देख सकते हैं 22/9/2024 फर्स्ट प्री एनालिसिस मॉक टेस्ट होगा। जो लोग हमारे साथ बैच को ज्वाइन किए हैं का भी, और टेस्ट पब्लिक भी होगा कि आप अपने आप को देख पाते हैं कि अभी फ़िलहाल किस कंडीशन में हूँ, क्या क्वेश्चन हूँ, मुझे किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं है। ये पब्लिक टेस्ट के लिए होगा। ये टेस्ट जो है कल क्लास के टाइम ही होगा, 9 से 10 के बीच घंटे का समय। 50 क्वेश्चन आपको दिए, क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो वही होंगे जो एग्ज़ाम में होते, सारी चीज़ें उसी तरीके। तो कल जो है आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद जो है परसों से अपनी क्लास मंडे से टाइमिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम और पहले क्लास में एवरेज को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा, ये 50 दिन का शेड्यूल है, बाद में क्लासेज अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कल के टेस्ट के बाद परसों कल का जो टेस्ट होगा उसमें आपको फीडबैक भी दे दिया जाएगा कि आपको किस एरिया में जो है ज़्यादा फोकस करना। कल का टेस्ट जो है आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं गार्गी? क्वेश्चंस 50 होंगे और समय, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट पेपर का ही। क्या फर्स्ट पेपर? या फिर कल की क्लास में, कल नहीं परसों मंडे को